तो चलिए आज हम लोग हाउस वायरिंग के फर्स्ट डे का क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी पहले दिन का, कि हाउस वायरिंग का कोर्स जो है वो पहले दिन में हम क्या क्या सीखेंगे। देखिए पहले दिन के कोर्स में हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले वायरिंग के नियम समझेंगे। वायरिंग के नियम देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वायरिंग अगर करना है तो नियम समझना जरूरी है। चाहे कितना बड़ा बोर्ड हो, सॉकेट हो, इंटीग्रेटर हो, कितना बड़ा बोर्ड हो, उसमें क्या क्या लगा है हमें उस बात से मतलब नहीं है, मतलब है उसके नियम से। तो बोर्ड चाहे कितना भी बड़ा हो, कनेक्शन अगर हमें उसका नियम समझ में आएगा तो वायरिंग हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम वायरिंग का नियम समझेंगे, नियम के बाद समझेंगे स्विच, सॉकेट और इंटीग्रेटर। स्विच कैसे कार्य करती, कितने प्रकार की होती, कहां पे यूज किया जाता है और कैसे कार्य करती, कौन कौन से पॉइंट कनेक्ट होते हैं एक दूसरे में, स्विच के बारे में डिटेल समझेंगे। उसके बाद सॉकेट के बारे में समझेंगे कि सॉकेट क्या है, सॉकेट कैसे कार्य करता है, और उसके बाद इंटीग्रेटर के बारे में समझेंगे। रेड कलर का जो इंटीग्रेटर जलता है इंटीग्रेट करने के लिए, उसके बारे में डिटेल समझेंगे, उसका कार्य और उसके प्रकारों के बारे में समझेंगे। उसके बाद देखिए हमारा जो तीसरा पॉइंट इसमें होगा सामान्य बोर्ड की वायरिंग, यानी एक बोर्ड बनाएंगे हम कि किसी भी बोर्ड की वायरिंग हम कैसे कर सकते हैं, सामान्य बोर्ड की वायरिंग, एक बोर्ड की वायरिंग समझेंगे। उसके बाद चौथे पॉइंट में हमारा होगा कि फ्यूज और इंटीग्रेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग, यानी एक बोर्ड अगर हमें बनाना है उसमें फ्यूज लगाना है और इंटीग्रेटर लगाना है। देखिए सामान्य बोर्ड में हम क्या करेंगे, उसमें स्विच, सॉकेट, बल्ब, फैन ये सब लगा करके चेक कर लेंगे, चला लेंगे। तो जो हमारा ये चौथा पॉइंट है इसमें हम उसमें फ्यूज और इंटीग्रेटर दो चीज बढ़ा करके लगाएंगे, तो फ्यूज और इंटीग्रेटर के साथ की वायरिंग क्लियर होगी। उसके बाद पांचवें पॉइंट में हम लगाएंगे बोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर। देखिए इसके बारे में पूरी डिटेल हम अभी आगे समझेंगे। तो बोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर के साथ हम बोर्ड की वायरिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद छठवें पॉइंट में हमें मिलेगा एमसीबी प्लस ईएलसीबी के साथ बोर्ड की वायरिंग, यानी कि अगर बोर्ड में एमसीबी लगाना हो या फिर ईएलसीबी लगाना हो या फिर दोनों लगाना हो तो हम कैसे वायरिंग कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। देखिए सबसे पहले हाउस वायरिंग का हम बताएं कि हाउस वायरिंग, देखिए किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हाउस वायरिंग सबसे जरूरी है। देखिए आने वाले टाइम में चाहे हम एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, या जो कुछ भी आगे वॉशिंग मशीन वगैरह जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसमें क्या सबसे पहले वायरिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर इलेक्ट्रिक पार्ट में वायरिंग तो जरूर होगी। तो नियम को अगर हम नहीं जानते होंगे, कैसे न्यूट्रल काम करता है, कैसे फेस काम करता है, कैसे किसी उपकरण में सप्लाई जाती है तो वो चलता है, अगर हम उसके बारे में नहीं जानेंगे तो उसको हम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले पूरी कोर्स से पहले हम सबसे पहले वायरिंग सीखते हैं, पहले नियम समझते हैं कि वायरिंग है क्या, न्यूट्रल फेस है क्या, कोई उपकरण कैसे कार्य कर सकता है, किसी को पावर कैसे मिलती है। और देखिए वायरिंग जो विद्युत का इतिहास वगैरह के बारे में वो तो हम आगे वीडियो में समझेंगे, लेकिन यहां पर हम एक नॉर्मल बोर्ड बनाना, एमसीबी, वोल्ट मीटर, यानी पूरा कंप्लीट वायरिंग समझिए, बेसिक हम यहां पे समझ जाएंगे, जीरो, एकदम जीरो लेवल से। यानी आपको अगर वायरिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो यहां हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल आसानी से आप इसको सीख पाएंगे। बिल्कुल आप अपना रफ और पेपर, पेन और कागज, कॉपी अपना रख करके तैयार रखिए और स्टेप बाय स्टेप आप अगर पॉइंटों को हम बताएंगे आपको कि कहां पे नोट करना है, कहां पे आप चित्र बना लीजिए, इस हिसाब से आप कोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए वायरिंग के नियम की, वायरिंग के नियम। तो वायरिंग के नियम में देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है वायरिंग के, हमारे वायरिंग के मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं। वायरिंग, पूरी वायरिंग जितनी भी वायरिंग है ना, सबसे मेन महत्वपूर्ण 3 नियम आधारित होते हैं, और अगर ये 3 नियम आपको समझ में आ गया तो पूरी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी आगे डाउट नहीं होगा। समझिए 3 नियम सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वायरिंग के नियम। तो वायरिंग के मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं, और तीनों नियमों में देखिए नियम को समझने से पहले चलिए हम ये समझते हैं, पहले स्विच को समझ लेते हैं और सॉकेट को समझ लेते हैं, तो नियम को समझने में और आसानी हो जाएगी। स्विच और सॉकेट में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम स्विच को समझते हैं। स्विच क्या होती है, स्विच का मतलब होता है बटन। देखिए सबसे पहले अगर हम बल्ब की बात करें, कोई भी उपकरण, चाहे वो बल्ब हो, फैन हो, सॉकेट हो, इंटीग्रेटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें क्या है, अगर न्यूट्रल और फेस दोनों नहीं मिलेगा तो वो नहीं चलेगा। जैसे ये बल्ब है ना, अगर बल्ब को एक पॉइंट में न्यूट्रल और एक पॉइंट में अगर फेस दे दिया जाए तो बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, मतलब जलने लगेगा, ऑन हो जाएगा ना। और अगर हाँ बल्ब हमारा यहां ऑन हो जाएगा और किसी में न्यूट्रल किसी में फेस दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह भी नोट करिएगा कि किसी में न्यूट्रल और किसी में फेस दे सकते हैं। जैसे देखिए ये न्यूट्रल यहां दिया गया है, फेस यहां दिया गया है, मान लीजिए कि हम फेस यहां ऊपर कर देते हैं, न्यूट्रल यहां, तब भी हमारा बल्ब जलता है। अगर आपको डाउट है कि यहां न्यूट्रल की जगह पे फेस नहीं, उल्टा नहीं हो जाएगा कनेक्शन,
इंडिकेशन, नहीं कोई उल्टा नहीं होगा। कारण एग्जांपल के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो समझिए जैसे बोर्ड के अंदर हमारे 5 पिन सॉकेट होती है ना, 5 पिन सॉकेट मतलब 5 पिन वाली सॉकेट खोसने वाली, तो एक साइड के दोनों पिन एक होते हैं, दूसरी साइड के दोनों एक होते हैं। अब सोचिए कि अगर ये दोनों तार को यहां से हम ले करके आए और आगे यहां पे लगा हुआ है 2 पिन टॉप, इसको बोलते हैं 2 पिन टॉप, ये जो खोसने वाला होता है ना 2 पिन वाला 2 पिन टॉप, ये अगर लगा है और इसको हम इसमें अगर खोस रहे हैं तो हमारा बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा, कंफर्म है। क्यों जलेगा? क्योंकि इसको न्यूट्रल और फेस दोनों मिलेगा। लेकिन हाँ, क्या आपको पता है किसमें न्यूट्रल है किसमें फेस है? और हाँ, मान लीजिए अगर पता भी है तो क्या आप इसको अगर सीधा ऐसे लगा रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, अगर इसको आप पलट के लगाएंगे तो क्या बल्ब नहीं जलता है? तब भी जलता है ना। तो कोई भी उपकरण, चाहे हमारे मोबाइल के चार्जर ही क्यों ना हो, हम ऐसे सीधा लगाते हैं तो भी चलता है, और नहीं थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा वड़ा ढीला उला होता है तुरंत निकाल के पलट देते हैं। तुरंत, जैसे मोबाइल का चार्जर देखते हैं, निकाल के जैसे ही सीधा लगाए, चला तो चला, नहीं चला तुरंत निकाल के पलट दीजिए, देखिए फिर चलता है। कुछ लोग तो ऐसे करके तिरछा भी लगा देते हैं और तिरछा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई डाउट है। देखिए ये दोनों एक ही होता, हमने आपको बताया। तो ऐसे के बजाय कुछ लोग ऐसे भी लगा देते हैं तिरछा, ये दूरी बढ़ाने के लिए, और तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल और फेस जो है वो मिलेगा, मिलना चाहिए तभी कोई उपकरण चलेगा। किसी में न्यूट्रल और किसी में फेस मिल सकता है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये हो गया देखिए हमारा उपकरण, और ये न्यूट्रल और फेस हो गया। और ऐसे ही सिर्फ बल्ब नहीं, चाहे वो पंखा हो चाहे वो कुछ भी हो, बिना न्यूट्रल और फेस के नहीं चलेगा। हाँ, न्यूट्रल और फेस दोनों मिलना उसको जरूरी है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब बात रही चलिए स्विच की। जैसे देखिए ये बल्ब है ना, बल्ब में एक में न्यूट्रल और एक में फेस दे दिया जाए तो बल्ब जलता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्विच की। स्विच मतलब स्विच का मतलब क्या होता है? किसी भी उपकरण को ऑन और ऑफ करने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। जैसे जानते हैं ना, पंखा चलाना है अभी, तो हम क्या करेंगे? स्विच को दबाएंगे, पंखा चालू, स्विच को बंद करेंगे, पंखा बंद। या बल्ब को ऑन करना है, स्विच को हम बंद चालू करेंगे, हमारा बल्ब ऑन ऑफ होगा। तो ये जो स्विच है, स्विच का मतलब होता है बटन, यानी इसमें तार जोड़ने के लिए अभी जो हम स्विच यूज करेंगे, इसमें तार जोड़ने के लिए टोटल केवल 2 पॉइंट होते हैं, यानी 2 पॉइंट वाली स्विच का हम अभी यूज करेंगे। आगे हम स्विच को और बताएंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। यहां पर इस स्विच को हम बोलते हैं वन वे स्विच, वन वे स्विच, जिसमें 2 पॉइंट तार जोड़ने के लिए होते हैं। वे का मतलब क्या होता है? जैसे वन वे स्विच, वे का मतलब क्या होता है? रास्ता। जैसे बोलते हैं लोग हाईवे, ये हाईवे रोड है, हाईवे, वे का मतलब क्या होता है? रास्ता। अच्छा, बोलते हैं ना वन लेंथ टू लेंथ, यानी रास्ता हाईवे, वन लेंथ टू लेंथ, ऐसे एक रास्ते वाली है ये वन वे स्विच। वन वे स्विच यानी एक रास्ते वाली स्विच, यानी इसमें एक रास्ता है, यानी लाइट जो है एक तरफ से इधर से जाएगी और इधर से निकल जाएगी, एक रास्ते वाली स्विच है। स्विच का काम क्या होता है जानते हैं? 2 पॉइंट को आपस में टच कराना और हटाना। जैसे देखिए, अगर न्यूट्रल और फेस दोनों दे दिया जाए तो ये बल्ब जलता है। तार को अगर बीच से तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बल्ब थोड़ा सा तेज जलेगा? नहीं जलेगा ना, बल्ब ही नहीं जलेगा। तार को अगर बीच से तोड़ देंगे तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अगर इस तार को थोड़ा सा और बढ़ा करके दोबारा से जोड़ दिया जाए, फिर से जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? अब ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। इस तार को फिर तोड़ दिया जाए तो नहीं जलेगा। इसका यह मतलब हुआ कि अगर ये दोनों तार आपस में टच होंगे तो बल्ब जलेगा, टच नहीं होंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इसी के एक तार को स्विच के ऊपर जोड़ देते हैं और दूसरे तार को स्विच के नीचे जोड़ देते हैं। एक को स्विच के ऊपर जोड़ते हैं और दूसरे को स्विच के नीचे जोड़ते हैं। और जब हम स्विच को ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं, नीचे की साइड में दबाते हैं, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो नीचे आकर के टच हो जाता है, और जैसे ही स्विच को हम बंद करते हैं यही पॉइंट इसमें छोड़ देता है। इसका यह मतलब हुआ कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे, नीचे की साइड में दबाएंगे तो ऊपर वाला पॉइंट नीचे टच होगा, और जब टच होगा तो ये फेस की सप्लाई यहां से हो करके स्विच से हो करके बल्ब तक पहुंचेगी। तो यहां पे चाहे बल्ब होगा, फैन होगा, चाहे जो होगा वो चलेगा, वो कार्य करेगा। तो इस हिसाब से हमारी स्विच कार्य करती है। स्विच का कार्य समझ में आया होगा। स्विच क्या कार्य करती है? 2 पॉइंट को आपस में टच कराना और हटाना। जैसे हमने आपको बताया कि अगर ये दोनों तार हम यहां स्विच से निकाल देते हैं और दोनों तारों को हाथ में पकड़ लेते हैं, हाथ में पकड़ने और दोनों तारों को हाथ में पकड़ लेते हैं, और हाथ में पकड़ने के बाद इन दोनों तारों को अगर हम आपस में टच कराते हैं तो बल्ब जलेगा, टच नहीं कराते हैं तो बल्ब नहीं जलेगा। तो यही काम यहां हम हाथ से कर रहे हैं, लेकिन इसी काम को करने के लिए हम स्विच को लगा देते हैं, इसको ड्यूटी दे देते हैं, चलो तुम अपना काम करो। तो इसका काम ही यही है, 2 पॉइंट को टच कराना और हटाना। जब चालू करेंगे तो टच कराएगा, बंद करेंगे तो हटा लेगा। तो इस प्रकार से हमारी कार्य करती है स्विच। स्विच का बात समझ में आया? चलिए, स्विच
और बल्ब को समझने के बाद हम वायरिंग के नियम को अब समझ सकते हैं। वायरिंग को नियम अब समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले वायरिंग के मुख्य रूप से हमारे 3 नियम होते हैं। अब छोटा सा हम एक आपको यहाँ पे बोर्ड बनाते हैं, इस बोर्ड के हम लोग नियम के हिसाब से वायरिंग कर देंगे। देखिए ये एक स्विच है, इस बोर्ड की स्विच है। स्विच में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। एक स्विच हो गई, ये हम बना देते हैं दूसरी स्विच। किसी भी बोर्ड में कितनी स्विच लगी हो हमें उस बात से मतलब नहीं होता है। तो ये हो गया दूसरी स्विच। देखिए यहां पर हमने 2 स्विच बना दिया और उसके बाद लगा देते हैं एक 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट का मतलब समझते हैं ना, जिसमें 5 ठे लगाने वाला होता है, 5 पिन वाला होता है। ये एक पिन तो बीच में होता है, जिसको तो आधा लोग जानते हैं कि इसका ये तो बेकाम के, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इसका भी काम होता है। आगे हम समझाएंगे कि इसका क्या कार्य होता है। या अभी तो इसको आप फ्री समझिए, इसको बेकार समझिए, इसका कोई काम नहीं है। आप देखिए जो 5 पिन सॉकेट में होता है, एक तो बीच में होता है और साइड साइड में ऐसे 2-2 होते हैं, यानी एक तरफ 2 और एक तरफ 2। और देखिए एक चीज और इसमें देखेंगे, ये जो साइड साइड में 2 होते हैं ना, ये जो ऊपर वाला दोनों होता है इसके बीच की दूरी थोड़ी सी कम होती है, और जो नीचे वाला होता है इसकी जो दूरी है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो क्या होता है ना, जो 3 पिन टॉप होता है, 3 पिन खोसने वाला ऐसे 3 होता है, जिसमें उसके नीचे की दूरी थोड़ी सी अधिक होती है, और जो 2 पिन वाला होता है उसकी दूरी एस ऊपर वाले के साथ मैच करती है। तो ये दोनों कोई भी हो यहाँ इसमें लग जाएगा। ये 5 पिन सॉकेट हो गई। अच्छा बीच वाला पॉइंट तो फ्री है, उसमें हम कोई कनेक्शन अभी नहीं करेंगे। और ये जो साइड में है, इसके एक तरफ के दोनों पॉइंट को एक में और दूसरे तरफ के दोनों पॉइंट को दूसरे में, ऐसे देखिए ये एक ही होते हैं, मतलब इधर के एक ही होते हैं ये दोनों, और ये दोनों एक ही होते हैं। मतलब समझिए कुल मिला के तार जोड़ने के लिए इसमें भी सिर्फ 2 पॉइंट है, यानी एक दाहिने है और एक बाएं है। ऐसे हो गया। इसके अलावा मान लीजिए हम लगा देते हैं इसी में एक बल्ब हमने लगा दिया। बल्ब से तो 2 ही तार मिलेंगे ना। चलिए एक हम फैन भी लगा देते हैं, एक पंखा भी लगा देते हैं। यहां पर हमने एक फैन भी लगा दिया और इसमें भी तार जोड़ने के लिए कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। अब देखिए बाहर से जो हमें खंबे से लाइट मिलेगी, कोई भी वायरिंग हो, चाहे कोई भी वायरिंग हो, वायरिंग की शुरुआत हम 2 पॉइंटों से करेंगे। एक होगा न्यूट्रल और दूसरा होगा फेस। तो ये हो गया। देखिए हम यहां पे लिखते हैं न्यूट्रल और फेस। अब यहां से हम वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रल और फेस के साथ वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वायरिंग के नियम की। वायरिंग के मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं, जिसमें नियम नंबर 1 हमारा होता है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को, सबसे पहले न्यूट्रल के तार को, यानी ये जो खंबे से आया है ना न्यूट्रल का तार, देखिए जब हमें न्यूट्रल और फेस नहीं मालूम है ना, कि पता नहीं कौन सा न्यूट्रल है कौन सा फेस है, तो आप तो किसी को जोड़ना स्टार्ट करिए, बाद में न्यूट्रल फेस बना लीजिए, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि पहचान क्या है न्यूट्रल और फेस की, तो देखिए पहली बात तो खंबे से जो लाइट आएगी, न्यूट्रल और फेस आप टेस्टर से चेक कर सकते हैं। टेस्टर से चेक करेंगे, फेस में बताएगा, न्यूट्रल में नहीं बताएगा, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि ये फेस में भी बताता है और न्यूट्रल में भी बताता है, तो फेस में तेज बताएगा और न्यूट्रल में कम बताएगा। दूसरी बात, मान लीजिए आपके पास टेस्टर नहीं है, आप कहीं अगर दीवार वाल के सहारे खड़े हैं ना, तो ऐसे तार को पकड़िए, फेस वाले तार को अगर आप दीवार में ऐसे पकड़ के रगड़ेंगे ना, तो बहुत सारी उसमें से चिंगारी निकलेगी। लेकिन न्यूट्रल को रगड़ के देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल के साथ कोई पावर नहीं होती है, लेकिन फेस के पास अपनी खुद की पावर होती है। तो देखिए ये न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब बात रही सभी उपकरणों के, ये उपकरण क्या होता है ये समझने की बात। उपकरण का मतलब होता है, जैसे ये बल्ब है ना, ये उपकरण है, ये फैन है, ये उपकरण है, ये 5 पिन सॉकेट है, ये उपकरण है, यानी कि ये छोटे, जिससे हमें डायरेक्टली कुछ लाभ मिले वो उपकरण है। पंखा है, बटन दबाया, पंखा हवा देना स्टार्ट किया तो पंखा उपकरण हुआ। स्विच उपकरण नहीं होती, ये समझिएगा। स्विच मतलब बटन, ये उपकरण नहीं होता है। बल्ब उपकरण है, पंखा उपकरण है, और ये एलईडी उपकरण है, टीवी उपकरण है, यानी जो चलता है, जो सीधे हमें लाभ देता है वो उपकरण है। या फिर हम इस बोर्ड में ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्विच मतलब बटन को छोड़कर जो कुछ बचा सब उपकरण है। स्विच यानी बटन को छोड़कर जो कुछ बचा सब उपकरण है। तो इस बोर्ड में टोटल कितने उपकरण हो गए? 3 उपकरण हो गए। कैसे? एक बल्ब हो गया, एक फैन हो गया और एक 5 पिन सॉकेट हो गया, और बाकी तो ये 3 स्विचें हैं। तो हमने क्या बोला कि स्विच को छोड़कर, बटन को छोड़ के जो कुछ बचता है सब उपकरण है। तो देखिए न्यूट्रल के वायर को हम कहां लेके जाएंगे? सबसे पहले सभी उपकरणों के
एक एक पॉइंट में। तो देखिए ये उपकरण है ना बल्ब, देखिए पहले किस में ले जाना, बल्ब में ले जाना है या पंखा में ले जाना है या सॉकेट में ले जाना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हाँ बस लेके जाना है। तो देखिए ये बल्ब है ना, बल्ब में 2 पॉइंट है, तो न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देना है। तो न्यूट्रल के तार को यहाँ के एक पॉइंट में हम डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। देखिए किसी एक में जोड़ सकते हैं, दाहिने या बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हाँ बस एक में जोड़ दीजिए। तो न्यूट्रल के वायर को एक उपकरण के एक पॉइंट में जोड़ दिया गया ना। अब यही न्यूट्रल और आगे लेके जाना, ये बल्ब भी तो उपकरण है ना, इसके भी एक पॉइंट में न्यूट्रल चाहिए ना, तो इसी न्यूट्रल को ले जा करके इसके भी एक पॉइंट में जोड़ दिया गया। यानी न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो क्या सब में जुड़ गया? बोर्ड में तो 3 उपकरण है ना, बल्ब में जुड़ गया एक पॉइंट में, फैन के भी एक पॉइंट में जुड़ गया। अब इस 5 पिन सॉकेट में भी जोड़ना है, तो 5 पिन सॉकेट के भी एक पॉइंट में चलिए यहां पर हम जोड़ देते हैं। देखिए 5 पिन सॉकेट में अगर हम नियम की बात करें ना, न्यूट्रल किस में जोड़ना होता है ना, तो इसमें बाएं साइड में जोड़ना होता है नियम के अनुसार। अगर बात करें तो अच्छे से आप बढ़िया वायरिंग कर रहे हैं तो, लेकिन अगर हाँ वैसे ही जोड़ना चाहते तो आप किसी में भी जोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन नियम के अनुसार इसको बाएं साइड में ही जोड़ना चाहिए। तो देखिए न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देना है। नियम नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए आधा वायरिंग न्यूट्रल की हमारी कंप्लीट हो गई। अब बात रही नियम नंबर 2 नियम में क्या है कि अब फेस के वायर को, यानी जो फेस का वायर है ना, ये फेस यही तो मेन है ना, समझिए इसी में तो सारी पावर है, इसी में तो सारी शक्ति है। तो फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। यानी ये जो फेस का तार है इसको सभी स्विचों, यानी बटन में देखिए 2 पॉइंट है ना, एक ऊपर है ये नीचे, यहाँ ऊपर है ये नीचे, ये ऊपर है ये नीचे। तो फेस के वायर को कहां जोड़ना है? सभी स्विचों के निचले पॉइंट में। यानी फेस का जो वायर है हर स्विच के निचले पॉइंट में, यानी ये जो नीचे का पॉइंट है ना इसमें जोड़ देना है। देखिए एक स्विच के निचले पॉइंट में आप फेस को हमने जोड़ दिया ना, एक स्विच के, ये भी स्विच है ना, इसके भी निचले में जोड़ दीजिए। ये भी स्विच है क्या, इसके भी निचले पॉइंट में जोड़ दीजिए। और कहीं स्विच है? नहीं है। अगर और भी स्विच होती, मान लीजिए, चलिए यहां पे हम एक और स्विच बना देते हैं, इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, एक और यहां पे स्विच बना देते हैं। और अगर ये भी स्विच होती तो क्या करते? इसके भी निचले पॉइंट में लेके जाना पड़ता ना इस फेस के वायर को। यानी कि फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। जुड़ गया। अब देखिए, अब नियम नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, 2 नियम जब हमारा क्लियर हो जाएगा, आप इसमें देखेंगे कि जिसमें न्यूट्रल गया है उसमें फेस नहीं है, और जिसमें फेस गया है उसमें न्यूट्रल नहीं है। यानी ऐसी कोई पार्ट नहीं है जिसमें न्यूट्रल और फेस दोनों हो। जिसमें न्यूट्रल है उसमें फेस नहीं है, और जिसमें फेस है उसमें न्यूट्रल नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, अब नियम नंबर 3 हमारा चलेगा। नियम नंबर 3 में क्या होगा कि अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट आपस में जोड़ देंगे। यानी ये जो स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट है ना, सभी स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट अभी खाली है ना, और उपकरण में भी तो एक एक पॉइंट अभी खाली है, उपकरण में भी एक एक पॉइंट खाली है। तो स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। हाँ, किसी भी स्विच को किसी भी उपकरण से जोड़ सकते हैं, लेकिन स्विच को स्विच से नहीं जोड़ सकते। स्विच को स्विच से नहीं जोड़ सकते और ना ही उपकरण को उपकरण से जोड़ना है। यानी गलत हो जाएगा, समझिए, स्विच को स्विच से नहीं जोड़ना है और ना ही उपकरण को उपकरण से जोड़ना है। जैसे मान लीजिए, समझिए इसको, कि जैसे ये कोई गांव है, एक गांव है और इस गांव में ये ढेर सारे लड़के रहते हैं, ये ढेर सारे लड़के हैं, समझिए ये सारे क्या हैं, बॉय, लड़के। और एक ये दूसरा गांव है, इसमें ढेर सारी लड़कियां रहती हैं। क्या रहती हैं? लड़कियां, मतलब गर्ल। अब समझिए कि इसकी शादी करवानी है, मान लीजिए। अब देखिए, ये जब सारे लड़के हैं तो बॉय की शादी इसी में हो सकती है क्या? जिस गांव में सारे लड़के रहते हैं वो अपने गांव में शादी कर लेगा, लड़के की लड़के से नहीं ना हो सकती। उसी तरह से यहां भी है। देखिए, यहां ना ही इसको इसमें हो सकती है, लड़की की लड़की में भी नहीं हो सकती, हाँ इसकी इसमें होगी। यानी एक स्विच और एक ये हमारा उपकरण होना चाहिए। स्विच की स्विच में नहीं हो सकती और ना ही उपकरण का उपकरण में हो सकता है। जब भी होगा एक स्विच और एक उपकरण होगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि किसी से कर दीजिए, यानी किसी की किसी से कर दीजिए, ये हो सकता है। जिस स्विच को चाहे जिस उपकरण से जोड़ सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा कि जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी स्विच से वो उपकरण काम करेगा। मतलब ये स्विच है, ये उपकरण है,
अगर आप इसको जोड़ते हैं तो इसी से ये काम करेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ पहले स्विच को ऑन करेंगे बल्ब हमारा जलेगा। देखिए, और ये स्विच खाली है, ये उपकरण खाली है, इसको जोड़ देते हैं। ये स्विच खाली है, ये उपकरण खाली है, इसको जोड़ देते हैं। ये स्विच खाली है, कोई उपकरण नहीं दिख रहा है तो उसको खाली छोड़ देंगे। क्या हुआ, जब इधर संख्या ज्यादा हो गई, उधर लड़कियों की संख्या कम हो गई, तो बाद में जो बचेगा वो तो खाली ही रहेगा ना, उसकी शादी कहां हो पाएगी। तो उसी तरह से यहां पर भी है, ये स्विच खाली है, अब इसको हमें खाली छोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ने के लिए कहीं हमें जगह नहीं दिख रही है। तो इस प्रकार से सामान्य बोर्ड की वायरिंग हम बना सकते हैं। आप चाहें तो इसका डायग्राम को यहां पे चित्र पे अपनी कॉपी पे बना लीजिए, और बनाने के बाद इसी प्रकार से और भी 2 स्विच लगा के, 3 स्विच लगा के, 4 स्विच लगा के और भी वायरिंग करके आप कनेक्शन करके हाथ से ही डायग्राम के द्वारा इसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 4, 5, 6 बार बनाइए, कंफर्म करिए। किसी प्रकार का डाउट होता है तो एक बार वायरिंग के नियम को फिर से समझिए, और उसके बाद भी डाउट रह जाता है तो फिर कमेंट करिए नीचे। उसके बाद चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, इस प्रकार से तो हम सामान्य बोर्ड की वायरिंग कर लेंगे, कोई भी हमारी नॉर्मल वायरिंग हो, यानी सॉकेट लगा हो, ये फ्यूज लगा हो। चलिए छोटा सा 1-2 एग्जांपल देते हैं और इसको हम हटाते हैं, यहां से मिटाते हैं। और अगर हम छोटा बोर्ड की बात करें, एक छोटा सा बोर्ड बनाए जिसमें चलिए मान लीजिए एक ही स्विच लगा देते हैं। आप इसको भी बना करके देखिए, हमने एक स्विच लगा दिया और ये एक हमने ये लगा दिया 5 इंच सॉकेट। इसी के साथ हमें वायरिंग करनी, छोटी सी वायरिंग बिल्कुल। इसमें देखिए फैन नहीं है, बल्ब नहीं है। अगर इसकी वायरिंग करनी है तो कैसे करेंगे हम? पहला नियम क्या है, न्यूट्रल की वायर को सभी उपकरणों के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो इस बोर्ड में कितने उपकरण है? एक ही है, तो ये 5 इंच सॉकेट उपकरण है। न्यूट्रल की वायर को ले जाइए, एक उपकरण के एक पॉइंट में जोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरा नियम क्या है, फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ेंगे, तो एक ही स्विच है उसी में जोड़ देंगे। तीसरा नियम क्या है, स्विचों का बचा हुआ एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है, तो स्विच के बचे हुए पॉइंट को उपकरण से जोड़ देंगे, वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से आप 3, 4, 5 वायरिंग अलग अलग तरीके की बना के जोड़ सकते हैं। और हाँ, बोर्ड की साइज चाहे कुछ भी हो, उसमें 50-100 स्विच लगी हो, 50-100 ये अपना लगाओ, बल्ब लगाओ, फैन लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्या चाहे जितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वायरिंग आप कर सकते हैं। देखिए, वायरिंग के नियम को हमने समझा, स्विच सॉकेट को हमने समझा, इंडिकेटर अभी बाकी है। चलिए ठीक है, सामान्य बोर्ड भी हमारा हो गया कि हम एक नॉर्मल बोर्ड कैसे बना सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें इंडिकेटर, और इंडिकेटर को समझना है कि अगर बोर्ड के अंदर हमें इंडिकेटर और फ्यूज भी लगाना हो तो हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंडिकेटर की बात करते हैं। इंडिकेटर देखिए होता क्या है, इंडिकेटर नाम से समझ में आता है ना, इंडिकेटर इंडिकेट करना। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करना, मतलब संकेत करना। इंडिकेटर में होता क्या, देखिए तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। अब बात रही इसके कनेक्शन कैसे होता है, तो एक में न्यूट्रल और एक में फेस अगर डायरेक्ट दे दिया जाए तो ये इंडिकेटर हमारा जलने लगेगा। कैसा जलता है? रेड कलर का हमें दिखाई देता है जलता, तो ये येलो कलर में है, पीले कलर में है। इसके अंदर होता क्या है, एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। इंडिकेटर के अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। और जानते हैं, कोई भी बल्ब, कोई भी उपकरण हो, तार जोड़ने के लिए उसमें 2 ही पॉइंट होंगे, एक में न्यूट्रल और एक में फेस। अगर पहुंचा तो ये जलेगा। एक पॉइंट में इसको डायरेक्ट मिल गया हमारा इंडिकेटर के अंदर बल्ब। अब देखिए, सबसे पहले बात करें ना, इंडिकेटर के अंदर ये जो रेड कलर का बल्ब होता है, इस बल्ब का नाम होता है नियोन बल्ब। कौन सा बल्ब होता है? नियोन बल्ब। सोचिए कितना खतरनाक बल्ब होता है। ये इतना छोटा सा बल्ब होता है एक तो, दूसरी बात डायरेक्ट न्यूट्रल फेस से जलता है, तीसरी बात हमेशा जलता है। कभी कोई बोर्ड में आप ये नहीं देखे होंगे कि इंडिकेटर को बंद करने के लिए कोई अपने बोर्ड में स्विच लगवाए। ऐसा तो नहीं है कि स्विच को बंद करेंगे, इंडिकेटर बंद करना, भैया रात भर हमें नहीं जलाना, फ्यूज हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगी। नहीं, कोई स्विच नहीं लगाता। इंडिकेटर एक तो छोटा सा बल्ब है, दूसरी की न्यूट्रल फेस डायरेक्ट 220 की वोल्ट की पावर से जलता है, और तीसरी बात हमेशा जलता है, फिर भी फ्यूज नहीं होता। तो इसका क्वालिटी क्या होती है, ये नियोन बल्ब होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको जलाने के लिए बीच में रेजिस्टेंस लगा होता है। देखिए, एक पावर तो डायरेक्ट आ जाती है, दूसरी पावर जब यहां से निकलती है तो जाती है रेजिस्टेंस के द्वारा, रेजिस्टेंस से हो करके इंडिकेटर तक पहुंचती है। ये 1K का रेजिस्टेंस होता है। 1K का मतलब 1000 पावर का। ये इतने पावर का ये रेजिस्टेंस होता है जो लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजता है। रेजिस्टेंस से ये लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजता है, इसीलिए ये हमारा इंडिकेटर फ्यूज नहीं होता है। अब बोलिए रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब है अवरोधक, विद्युत के बहाव के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे
जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, तेजी से गाड़ी लेके जा रहे हैं और आगे रास्ते में ब्रेकर पड़ता है, क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, कूदा देते हैं, नहीं ना, वहां पे कंट्रोल करते हैं ना, स्पीड को स्लो करते हैं और फिर धीरे धीरे करके पार होते हैं। उसी तरह से ये विद्युत के बहाव के मार्ग में समझिए ब्रेकर है, ब्रेकर, और यहां से जब पावर पहुंचती है ना तो यहां से रेजिस्टेंस से होकर के आगे जाती है तो कंट्रोल होके जाती है। उसके बाद चाहे जितनी भी पावर हो, यो टाइट रहता, तैयार रहता, चलो आओ कितनी पावर आ रही है, तो ये रेजिस्टेंस जानता है ना कि बीच में आगे रेजिस्टेंस लगा है, उसकी पावर को कम कर देगा, तो चाहे जितनी भी पावर जाए ये आगे जाकर के उसको कम कर देता है, कंट्रोल कर देता है, जिसकी वजह से ये छोटा सा नियॉन बल्ब फ्यूज नहीं होता है। समझिए इंडिकेटर का मेन मतलब बस मेन ये समझिए कि इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट मिलेगा तो जलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं जलेगा। क्लियर है? ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के बाद अगर हम बात करें फ्यूज को भी हम समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस की वायरिंग समझ में आई, इसके साथ हमारा इंडिकेटर के साथ, इंडिकेटर में क्या है, न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट मिलेगा तो जलेगा। इंडिकेटर में कौन सा बल्ब लगा होता है, नियॉन बल्ब लगा होता है। अब बात करिए, चलिए अच्छा एक छोटा सा बोर्ड बना करके हम दिखाते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में ये तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट है। देखिए इंडिकेटर का संकेत हमने अब की बार कुछ ऐसा बना दिया है, संकेत करने के लिए ही होता है ना, ये हो गया। इसके अलावा हम लगा देते हैं, कोई बोर्ड बना दे रहे हैं, बोर्ड में चलिए हमने 2 स्विच लगा दिया, 2 स्विच, स्विच मतलब बटन। उसके बाद एक लगा देते हैं ये अपनी 5 पिन सॉकेट। देखिए सॉकेट 2 पिन भी होती है ना, 2 पिन, 2 पिन खोसने वाली सॉकेट भी होती है, तो तार जोड़ने के लिए इसमें भी 2 ही पॉइंट है, उसमें भी 2 ही मिलते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा देखिए यहां पर हम क्या लगा देते हैं, चलिए एक बल्ब भी लगा देते हैं, क्योंकि 2 स्विच लगा दिए तो उपकरण भी तो 2 चाहिए ना, एक से एक काम करेगा, दूसरे से दूसरे को काम करवा लेंगे। अब देखिए खंबे से हमें न्यूट्रल और फेस की सप्लाई मिल गई, अब हमें इसको चलाना है, इंडिकेटर लगा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रल और फेस दोनों इंडिकेटर में जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, न्यूट्रल और फेस दोनों को इंडिकेटर में जोड़ देंगे। अब यहां से न्यूट्रल को उठाएंगे, ये हमारा न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल के वायरिंग का हमारा क्या नियम है कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ये न्यूट्रल है, ये उपकरण है, इसके एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ये भी उपकरण है, इसके भी एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी न्यूट्रल यहां से बल्ब में पहुंचा और सॉकेट में पहुंचा। नियम नंबर 2 क्या है, फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ेंगे। और नियम नंबर 3 क्या है कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये वाली वायरिंग हो गई। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। इसके बाद देखिए हम यहां से मिटा देते हैं और अगर आगे बात करें, देखिए हमारा नॉर्मल इंडिकेटर के साथ वायरिंग हो सकती है, इसमें फ्यूज प्लस इंडिकेटर दोनों लगाना था हमें। किसी बोर्ड में फ्यूज भी लगा होता है ना, फ्यूज का क्या कार्य होता है, ये आवश्यकता से अधिक, एक निश्चित सीमा से अधिक लाइट आने पर कंट्रोल करता है। यानी फ्यूज में एक पतला सा तार लगा होता है जो खुद जल जाता है और आगे के उपकरणों की सुरक्षा करता है, यानी सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया जाता है। समझिए फ्यूज होता क्या है, ये समझिए, ये फ्यूज है ना, ये मान लीजिए फ्यूज है, फ्यूज के अंदर तो ऐसे ही 2 पॉइंट तार जोड़ने के लिए होते हैं। अब देखिए इसका जो कनेक्शन होता है ना, वो कैसे होता है, ये फेस का तार मिलता है और ये न्यूट्रल का तार है। न्यूट्रल का तार इसमें कनेक्शन नहीं दिया जाता, सीधे सीधे लेके चले जाते हैं हम बाहर। बात रही फेस की, फेस के तार को फ्यूज के एक पॉइंट में देते हैं और दूसरे से ले लेते हैं। एक में दिया, दूसरे से ले लिया, अब एक में दिया, दूसरे से ले लिया। अब इसके अंदर एक हमें पतला सा तार जोड़ना होता है, देखे होंगे ना ऊपर से नीचे तक जोड़ा जाता है। तो कुछ लोग पतला सा तार एक ठे जोड़ेंगे तो ठीक है, कुछ लोग 2 ठे जोड़ेंगे तो ठीक है, कुछ लोग तो इतना मोटा जोड़ देते हैं ना कि पूरा बोर्ड जल जाए, साहब फ्यूज ना उड़ेगा, पूरा बोर्ड जल जाए, फ्यूज नहीं उड़ेगा। कुछ लोग इतना मोटा जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसके अंदर क्या जोड़ना है, पतला सा 2 तार जोड़ना है, 2 तार इसमें से पतला सा जोड़ेंगे तो ये सही तरीके से काम करेगा। देखिए इसका वास्तविक काम क्या होता है, कैसे करता है, ये बताते हैं आपको। देखिए जैसे हमने आपको बताया कि ये न्यूट्रल यहां से हम बाहर निकाल देते हैं, ये फेस अब हम यहां से बाहर निकालेंगे और यहां हमारे पास जो उपकरण है वो हम लगा देंगे और वो आगे हमारे घर में चला जाएगा, काम करेगा। और इसके अंदर हम पतला सा तार जोड़ देंगे। अब होगा क्या, देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट घर में पहुंच रहा है ना, फेस कहां जा रहा है, सबसे पहले फ्यूज में जा रहा है और फ्यूज के अंदर पतला सा तार लगा है, उसके बाद इससे होकर के उपकरण में जा रहा है। सोचिए कि ये जो आगे तार लगा है ये तो मोटा तार है, ये देखिए ये मोटा तार है हमारा यहां से यहां तक, और उसके बाद आगे भी जो लगा है ये मोटा तार लगा है, बाद में खाली बीच में यही तो पतला तार लगा है। तो होता क्या है, एकाएक अगर लाइट तेज आई, तेज जैसे ही लाइट आई तो ये जो मोटा मोटा तार ये सब तो सह लेगा, लेकिन जो पतला सा तार बीच में लगा ये क्या करेगा, उड़ जाएगा, उसके लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना। आप समझिए कि 2 रोटी खाने वाले को आप 50 से खिलाएंगे तो पेट फटेगा ही फटेगा ना। उसी तरह से यहां पर जब ये पूरा लोड अगर अधिक आता है, जैसे ही अधिक लोड आएगा ये बीच में लगा पतला सा तार क्या होगा, जल जाएगा, गल जाएगा, टूट जाएगा। और अगर ये तार टूट गया तो आगे जाने देगा किसी को, रास्ता ही नहीं मिलेगा, लोग जाएंगे कहां से। समझिए कि ये एक
पुल है, पुल जानते हैं ना, पुलिया। तो क्या होगा कि अगर जहां पर ये सारे रास्ता चौड़ा है, आगे पुल है जो बहुत पतला है, इसमें कम कम लोग पार कर सकते हैं, एकाएक अगर ज्यादा लोग आकर के यहीं पे लद गए तो क्या होगा, पुल टूट जाएगा, सब नीचे ही गिर जाएंगे, सब नीचे गिर जाएंगे। तो ये टूट जाएगा तो आगे फिर कोई नहीं जा पाएगा, जो पीछे वो पीछे में रहेंगे, जो आगे वो आगे में रहेंगे, ना इधर से इधर कोई जा सकता, कोई कहीं से क्रॉस नहीं कर पाएगा। फ्यूज का मतलब समझ पाए, एक पतला सा तार होता है जो लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे करता है, क्योंकि इसके अंदर पतला तार लगा होता है और ज्यादा लाइट आती है, एक निश्चित सीमा से अधिक लाइट आती है तो ये तार जल जाता है, यानी खुद जल कर दूसरों की सुरक्षा करना। ये भी कलाकार है, खुद जल जाता है, खुद खत्म हो जाता है, खुद खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी दूसरे की सुरक्षा करता है कि आगे कोई उपकरण हमारा खराब ना हो, बढ़िया तरीके से कार्य करता रहे। तो इस प्रकार से हमारा फ्यूज कार्य करता है। अगर हम फ्यूज के साथ वायरिंग की बात करें कि कैसे हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं, तो देखिए फ्यूज के साथ वायरिंग करने के लिए हमारा क्या होगा, फ्यूज के साथ अगर हम वायरिंग करना चाहें तो ये लगा देते हैं। सबसे पहले हम एक फ्यूज में तार जोड़ने के लिए हमने आपको बता दिया कि 2 पॉइंट होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। फ्यूज के अंदर एक पतला सा तार भी लगा होता है। इसके अलावा फ्यूज के बाद जब भी देखे होंगे बोर्ड में, अधिकतम फ्यूज के बाद इंडिकेटर भी लगा ही दिया जाता है। इंडिकेटर यानी वही रेड कलर वाला बल्ब जो हमें संकेत करने का काम करता है। इसके आगे हमारी मर्जी हो, जो चाहे हम वो लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए हम एक स्विच और एक कुछ भी लगा सकते हैं, जो मर्जी हो। चलिए हम कुछ भी नहीं लगाते, आप इसको वायरिंग करके आगे देख सकते हैं। हम फ्यूज और इंडिकेटर के साथ समझा देते हैं। यहां पर देखिए क्या है, ये हमें न्यूट्रल है और फेस है, न्यूट्रल और फेस। अब इसके साथ हमें वायरिंग करनी है। अब देखिए यहां पर फ्यूज है और इंडिकेटर है। इंडिकेटर में तो जानते हैं ना कि न्यूट्रल और फेस दोनों मिलेगा तभी चलेगा। अब देखिए न्यूट्रल के वायर को इंडिकेटर के एक में जोड़ना है, फेस के वायर को भी अगर हम इंडिकेटर में जोड़ दें तो ये जलने लगेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, फेस के वायर को लेके जाएंगे फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में। सबसे पहले इसको देंगे कि हाँ भाई देखना क्या हो रहा है, कि आगे कोई जाएगा, ज्यादा जाएगा तो फिर बताना, या खुद जल जाना, खुद टूट जाना। इस हिसाब से ये काम करेगा। तो यहां से फेस के वायर को फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ा और निचले वाले पॉइंट से आउट कराने के बाद इंडिकेटर को जोड़ा। इससे क्या हुआ, अगर लाइट आई और आवश्यकता से अधिक आई तो यह पतला तार जलेगा, और जब तार जल जाएगा तो इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट फेस को सबसे पहले इधर इंडिकेटर में देते तो क्या दिक्कत होती है हमारी, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती कि फ्यूज भी उड़ जाता, इंडिकेटर जलता रहता। नहीं लाइट तो है, ऐसी बात तो होने वाली नहीं है। ये क्या करना है हमें कि फ्यूज उड़ने के बाद इंडिकेटर बंद होना चाहिए, ताकि घर में पता तो चले कि हाँ घर में लाइट पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। इंडिकेटर लगाया ही क्यों गया, शोभा बढ़ाने के लिए, अच्छा लगता है बोर्ड में, इसलिए ऐसा नहीं है। संकेत करने के लिए लगाया जाता है ना, उसका काम तो उसको करने दीजिए। तो यहां पर देखिए कैसे हमें जोड़ना है, न्यूट्रल डायरेक्ट इंडिकेटर में जोड़ना है, फेस के वायर को स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ना है और निचले से आउट करवा के इंडिकेटर को जोड़ देना है। अब जहां लेके जाना है ये न्यूट्रल है और जहां लेके जाना है ये फेस है। इसी के साथ पूरे घर की वायरिंग करिए, यानी 2 रूम यहां से लेकर के चले जाएंगे अपने घर के लिए। बात समझ पाए ना। देखिए चलिए एक बार हम इसको उल्टा करके आपको दिखाते हैं। अगर इंडिकेटर इधर और फ्यूज उधर कर दिया जाए ना तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि अब हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। देखिए ये इसी में थोड़ी सी डाउट रह जाती, खाली इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कनेक्शन जो है वो नियम के हिसाब से चलना है, चाहे कोई भी पार्ट कहीं भी लगा हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये हमारा इंडिकेटर हो गया, यहां पे हमने फ्यूज लगा दिया, ठीक है। अब हमारा ये है न्यूट्रल और ये है फेस, इसके साथ हमें वायरिंग करनी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो हमारा नियम था न्यूट्रल के वायर को इंडिकेटर में जोड़ना, तो इंडिकेटर में ही जोड़ेंगे, हम नहीं ले जाएंगे आगे फ्यूज में। देखिए एक बात और बताएं, फ्यूज में कभी भी ना फेस जाता है, केवल न्यूट्रल नहीं जाता नियम से। तो देखिए न्यूट्रल को हमने यहां इंडिकेटर में जोड़ दिया, बचा फेस को भी अगर इंडिकेटर में जोड़ दे तो क्या होगा, ये तो जलेगा, फ्यूज रहे या ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, यहां नहीं जोड़ना है, इसको लेके जाना है और सबसे पहले कहां ले जाना है, अपने फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में देना है, नीचे से ले लेना। देखिए एक बात और है कि फ्यूज में आप नीचे से इन करा के ऊपर से भी आउट करा सकते हैं, या ऊपर से इन करा के नीचे से आउट करा सकते हैं। लेकिन जानते हैं क्या है, जब कोई नया मिस्त्री जाएगा ना, आप तो बना के चले आएंगे, अगला मिस्त्री गया वो नियम से सोचा कि अच्छा ऊपर से इन होगा नीचे से आउट होगा, बेचारा छुआ तो छूते ही पकड़ लिया उसको करंट। तो इस हिसाब से नियम के हिसाब से अगर वायरिंग करेंगे तो वायरिंग सबसे बेस्ट रहेगी, सबसे अच्छी रहेगी, सबसे मस्त रहेगी, बढ़िया से काम करेगी। तो देखिए यहां से हम सप्लाई को आउट कराते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया आउट कराने वाला, और यहीं से आउट कराने के बाद अब हम यहां इंडिकेटर को
भी दे देते हैं। अब इंडिकेटर क्या होगा, फ्यूज से हो करके लाइट इंडिकेटर तक आ रही है, देखिए बस हो गया, फ्यूज से हो के लाइट इंडिकेटर तक आएगी। इसका मतलब ये हुआ अब हम यहां से न्यूट्रल ले सकते हैं, यहां से फेस ले सकते हैं, पूरी घर की वायरिंग आगे कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस हिसाब से फ्यूज प्लस इंडिकेटर के साथ हम बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। आप इसको बड़ा और 3 4 5 बोर्डों में बना करके इसका बारी बारी से अभ्यास करिए, कम से कम 7 8 बार बनाइएगा, बारी बारी से अभ्यास करिए, आगे स्विच सॉकेट और बल्ब और फैन भी लगा लीजिएगा, उसमें बढ़िया से समझ में आएगा। इसके बाद देखिए पांचवा टॉपिक हमारा यह है वोल्ट मीटर प्लस एम्पियर मीटर के साथ बोर्ड की वायरिंग। यानी एक बोर्ड बनाना है, उसमें वोल्ट मीटर भी लगना चाहिए और एम्पियर मीटर भी लगना चाहिए। 2 मीटर है, वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर। अब यानी कोई अगर कह रहा है कि हमें बोर्ड बनाना है और उसमें वोल्ट मीटर लगाना है और एम्पियर मीटर भी लगाना है, तो वोल्ट मीटर होता क्या, देखिए ऐसा होता है ये वोल्ट मीटर। अब तो वोल्ट मीटर डिजिटल में भी आ रहा है। डिजिट का मतलब समझते हैं ना, डिजिटल इंडिया हो रही है ना, अंकों पे आधारित हो रही है। डिजिट का मतलब होता है, अंक नहीं सुनते हैं कि अपना 3 डिजिट का पिन इंटर करें। डिजिट मतलब क्या होता है, नंबर होता है, जो डिजिट में शो करता है उससे हम बोलते हैं वो डिजिटल होता है। नहीं, मोदी जी कहते हैं ये डिजिटल इंडिया हो रही है। आप डिजिटल पेमेंट करिए। डिजिट का मतलब क्या हुआ, आपका जो अकाउंट में नंबर यानी जो बैलेंस है आपके अकाउंट में, वो नंबर में तो शो होता है, वही नंबर आप में से कुछ कटा और किसी और के अकाउंट में जाके जुड़ा, मतलब वो डिजिटल पेमेंट हुआ, डिजिट में पेमेंट हुआ। तो डिजिटल का मतलब क्या होता है, जो नंबर में शो करता है। यहां पर देखिए इसको जिसमें सुई चलती है ना, उसको हम बोलते हैं एनालॉग। घड़ी सेटिंग किए होंगे ना मोबाइल में, जब मोबाइल बटन वाली आती थी, बटन वाली, उसमें सेटिंग आती थी ना कि डिजिटल घड़ी चाहिए, एनालॉग घड़ी चाहिए। आज भी आप अपने मोबाइल में अगर एंड्रॉइड चलाते हैं तो उसमें प्ले स्टोर में सर्च करिए डिजिटल घड़ी, तो आपको कोई एप्लीकेशन मिलेगा जो डिजिटल में नंबर शो करवाएगा। और एनालॉग वॉच सर्च करके देखिए, एनालॉग मतलब वो सुई वाली घड़ी आपको दिखाएगा, घड़ी सुई वाली। तो ये जो है ना, ये एनालॉग में है। लेकिन हाँ, चाहे हमारा कोई भी वोल्ट मीटर हो, एम्पियर मीटर हो, देखिए दोनों देखने में सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है। ये जो वोल्ट मीटर है ना, ये देखिए ये वाला वोल्ट मीटर है, यहां पर हम चित्र में बनाते हैं। ये जो वोल्ट मीटर है, तार जोड़ने के लिए इसमें 2 पॉइंट होते हैं। तार जोड़ने के लिए इसमें टोटल 2 ही पॉइंट होते हैं। देखिए एक साइड में 1 पॉइंट यहां है, दूसरी साइड में 2 पॉइंट ये है, यहां पर इसमें 2 पॉइंट ये देख रहे हैं ना, ये 2 पॉइंट तार जोड़ने के लिए इसमें होते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें ऐसे लिखा होता है 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, ऐसे। कुछ में तो ये 300 तक लिखे होते हैं, कुछ में ये 500 तक भी लिखे होते हैं। लेकिन किसका यूज कहां करना है आप कहीं भी कर सकते हैं। देखिए जैसे क्या है ना, 500 वाले का यूज हम कहां करेंगे, जहां पे 500 वोल्ट तक लाइट आने की संभावना है। यानी इसका यूज अधिकतम हम 2 फेस वायरिंग के साथ करते हैं, क्योंकि 2 फेस में 440, एक फेस में 220 वोल्ट लाइट आती है, तो 2 फेस में 440, यानी 220 प्लस 220 यानी 440। तो वोल्ट मीटर अगर 500 तक रहेगा तभी ना 440 को बता पाएगा। गाड़ी की स्पीड 120 लास्ट है, आप 170 भगाएंगे तो कहां से बताएगा, उसकी सुई की जो सीमा है उसके अंदर रहेंगे तभी तो बताएगा। तो हमारे पास अभी देखिए ये जो वोल्ट मीटर है इसमें 300 तक है, तो इसका मतलब है कि इसका यूज हम डबल फेस के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि 2 फेस में जो वोल्ट आएगा वो 440 आएगा, और ये जो है ये 300 वोल्ट तक बता सकता है। इसका मतलब है कि ये सिंगल फेस वाले में ही यूज किया जाएगा। अब देखिए बात रही वोल्ट मीटर की पहचान क्या है, तो सबसे बड़ी बात तो इसमें V लिखा भी होता है कोने में, यहां पे लिखा होता है V, और V के नीचे एक सिंबल बना है, सिंबल ऐसे, ये देखिए सिंबल, ये जो सिंबल होता है ना, ये AC करंट का सिंबल होता है, और DC का जो करंट का सिंबल होता है वो सीधी रेखा में होता है, सरल रेखा में होता है। ऐसा क्यों होता है, आगे हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे कि ये सीधी रेखा क्यों होती है और ये सरल मतलब ऐसे लहराते हुए क्यों होती है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद देखिए यहां पे ये वोल्ट मीटर है, 50, 100, 150, 200, 250, 300 ऐसे लिखा हुआ है। इसमें देखिए ऐसे सुई लगी हुई है और वो चल रही है, और इसका कार्य क्या है, ये बताता है कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। जैसे 200 वोल्ट, 250 वोल्ट, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, 440 वोल्ट, कितनी वोल्ट लाइट आ रही है ये बताने का काम करता है हमारा वोल्ट मीटर। इसीलिए लगाया जाता है, इसको ना बॉडीगार्ड लगाया जाता है। समझिए जैसे ही लाइट आई ना तुरंत बताया हाँ कौन कौन से आए भैया, अच्छा ये 220 वोल्ट आ रहा है, अच्छा ये 230 वोल्ट आ रहा है। तो इसमें जो सुई होगी वो बताती रहेगी कि कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, और हाँ सिर्फ प्रेजेंट टाइम को बताएगी, आज तक कितनी आई ये नहीं बताएगा, हाईएस्ट कितनी आई या लोएस्ट सबसे कम से कम कितनी आई ये नहीं बताएगा। बताएगा क्या, इस समय कितनी है। जैसे गाड़ी की स्पीड है ना, गाड़ी चल रही है 70 पे, तो सिर्फ उस समय को बताएगा, हाँ अच्छा इस समय 70 पे चल रही है। ब्रेकर पे रोकते ही आ जाएगी स्पीड
20 पे, तो यानी वो रियल टाइम को दिखाता है ना, उसी तरह से ये भी रियल टाइम को दिखाता है कि इस समय कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। अब देखिए तार जोड़ने की अगर बात करें इसके अंदर पॉइंटों की, इसकी वायरिंग कैसे होगी, तो एक न्यूट्रल और एक फेस। देखिए कोई भी वायरिंग हम आपको पहले ही बताया ना, वायरिंग की जो शुरुआत है वो न्यूट्रल और फेस से ही है, तो एक में न्यूट्रल और एक में फेस देना है, तो देखिए एक में हम न्यूट्रल जोड़ देते हैं और एक में फेस जोड़ देते हैं। एक में न्यूट्रल फेस मिला, किसी में न्यूट्रल फेस मिल सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस न्यूट्रल और फेस दोनों मिला तो ये बता देगा दोनों मिला करके कितनी वोल्ट लाइट हो रही है। किसी एक से नहीं बताएगा, न्यूट्रल फेस दोनों मिलेगा तभी ये बताएगा कि कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। बस किसी में न्यूट्रल किसी में फेस हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं है, दाएं बाएं ऐसा कुछ नहीं होता है, बस न्यूट्रल फेस दोनों मिलना चाहिए। तो वोल्ट मीटर का कार्य क्या है, ये बताता है कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। कनेक्शन कैसे है, न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट दिया जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। कैसे, जैसे हमारे बोर्ड के अंदर इंडिकेटर लगता है ना, ये इंडिकेटर जो रेड कलर की लाइट है जैसे होता है ना, इसके कनेक्शन हम कैसे करते हैं, एक में न्यूट्रल एक में फेस देते हैं, तो ये बताता है कि लाइट है कि नहीं है। इंडिकेटर जो है वो क्या बताएगा कि लाइट है कि नहीं है, लेकिन वोल्ट मीटर क्या बताएगा, अगर है तो कितनी है। ये दोनों में डिफरेंस है। इंडिकेटर क्या बताएगा, लाइट है या नहीं है संकेत करेगा, लेकिन वोल्ट मीटर क्या बताएगा, अगर है तो कितनी लाइट है, ये हमारा वोल्ट मीटर बताएगा। देखिए देखने में वोल्ट मीटर के ही जैसा एम्पियर मीटर होता है, अब हम समझते हैं एम्पियर मीटर को। वोल्ट मीटर का हमारा तो ये पॉइंट रहा इंडिकेटर की तरह, इसका जो कनेक्शन है वोल्ट मीटर का सेम इंडिकेटर की तरह, जैसे इंडिकेटर में न्यूट्रल फेस दोनों डायरेक्ट दिए जाते हैं, वैसे वोल्ट मीटर में भी न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट दिए जाते हैं। अब उसके बाद देखिए वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर की बात करें तो एम्पियर मीटर भी क्या है ना, मिटा दिए झूठे ही, वैसे ही होता है, सेम वैसे होता है। ये एम्पियर मीटर लिखा होगा पहली बात इसमें, और इसमें क्या है 0 ऐसे लिखा होगा, 5 10 15 20 एम्पियर तो बहुत हो गया। अब इसके बाद इसमें भी वैसे ही सुई चलती है, इसमें भी तार जोड़ने के लिए वैसे ही 2 पॉइंट होते हैं, और यहाँ पे ए लिखा होता है एम्पियर मीटर, मतलब एम्पियर, ये एम्पियर बताता है। एम्पियर क्या बताता है कि कितना लोड आप दे रहे हैं। देखिए वोल्ट मीटर क्या बताया, कितनी लाइट आ रही है, और एम्पियर मीटर क्या बताएगा कि कितना लोड आप दे रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है सिर्फ प्रेजेंट टाइम को, वर्तमान समय में कितनी खर्च हो रही है। देखिए इसका कनेक्शन कैसे होगा, ये न्यूट्रल है और एक फेस है, कोई भी न्यूट्रल और फेस से ही वायरिंग करते हैं ना, लेकिन हाँ उसका कनेक्शन जैसे वोल्ट मीटर का हुआ था उससे अलग है। अलग का मतलब क्या हुआ, वोल्ट मीटर का कनेक्शन इंडिकेटर की तरह हुआ था, और एम्पियर मीटर का कनेक्शन फ्यूज की तरह होगा। फ्यूज का मतलब क्या है, फ्यूज का कनेक्शन हम कैसे किए थे, ऐसे हमारा ये फेस का वायर था, ऊपर इन करवाया नीचे से आउट करा लिया ना, उसी तरह से यहाँ पे ये फेस का वायर है और एक पॉइंट में इसको इन करवाएंगे अपने एम्पियर मीटर के, और दूसरे पॉइंट से आउट करा लेंगे। देखिए एम्पियर मीटर में कभी भी न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये दोनों अंदर से डायरेक्ट होते हैं, ये दोनों अंदर से डायरेक्ट होते हैं, एक ही होते हैं, इसलिए कभी भी इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों नहीं देंगे। तो हमने फेस को एक में दिया और दूसरे से आउट करा लिया। अब समझिए यहां से ये आउट करा लिया, ये न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट लेके चले गए, आगे ले जाकर के हम अपने घर में लगा सकते हैं, जो मर्जी उपकरण यूज करिए, आगे जो मर्जी वो करिए, यानी कि ये आपको फेस मिल जाएगा, ये न्यूट्रल मिल जाएगा, आप घर की वायरिंग बोर्ड की वायरिंग करिए आगे। देखिए वायरिंग की शुरुआत तो हमारी न्यूट्रल फेस से ही होती है ना, आगे अगर बोर्ड लगा है तो जो वायरिंग में हमारे बोर्ड का नियम है वही नियम आगे काम करेगा, और बोर्ड लगा लीजिए। तो ये हो गया न्यूट्रल और फेस। अब देखिए अब ये क्या करेगा, ये इसको यहां पे सुरक्षा के लिए लगा दिया गया है। अब ये जितनी लाइट जाएगी, बल्ब कितना लाइट ले रहा है ना, ये हमारा एम्पियर मीटर बताएगा। कैसे, अब जितनी पावर यहां से निकल के जाएगी ना, ये बताता रहेगा, अच्छा इतनी जा रही है, अच्छा 1 एम्पियर लोड ले रहा है, अच्छा 2 ले रहा है, कितना लोड ले रहा है ये बताएगा हमारा एम्पियर मीटर। जितनी लाइट इससे हो करके जाएगी उतना को ये बताएगा। लेकिन हाँ अगर इससे पहले कोई कनेक्शन कर ले, पहले अगर जैसे मान लीजिए एक बल्ब यहां कोई जला लिया, और ये एक बल्ब है, एक तार यहीं से ले लिया और एक तार यहां से ले लिया, तो क्या होगा, ये बल्ब अब इसके लोड को बताएगा कि नहीं बताएगा, एम्पियर मीटर नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, ये उसके जाने से पहले हो गया ना। अगर ये इसके लोड को भी पीछे के लोड को बताने लगे तब तो ये पूरे गांव का पूरा पावर हाउस तक बताएगा कि कितना लोड पड़ रहा है, लेकिन नहीं, जितना इससे निकल के जाएगा सिर्फ उतने को बताएगा। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे क्या है ना, मान लीजिए कोई चीज है, आप ये कोई रास्ता है, ये कोई स्पेशल जगह है, कोई स्पेशल जगह है कि अच्छा यहां से आज एक जगह है, ये 2 जगह है और ये तीसरी जगह है। मान लीजिए ये ए है
ये B है और ये C है। मान लीजिए आपने किसी को यहाँ B के पास बैठा दिया कि अच्छा आज यहाँ से निकल के यहाँ तक जितने लोग जाएंगे आप इसको बताना कि कितने जा रहे हैं, तो ये कहेगा अच्छा ठीक है, इसको ड्यूटी दे दी आपने, अच्छा जितने जाएंगे वहां से बताना कि कितने जा रहे हैं, तो ये सबको बताता रहेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ इस समय 1 एम्पियर लोग जा रहे हैं, अच्छा 2 एम्पियर लोग जा रहे हैं, अच्छा 3 एम्पियर लोग जा रहे हैं। लेकिन सोचिए अगर कोई यही बीचों में से शॉर्टकट पकड़ा, अब पकड़ के निकल लिया, भले पहुंचा उसी जगह पे, तो क्या होगा, ये बताएगा इसको कि अच्छा इधरों से गया था, नहीं उसको तो पता ही नहीं चला ना कि इधर से भी कोई गया था। उसी तरह से अगर लोड एम्पियर मीटर से हो करके निकलेगा तभी ये बताएगा कि कितना एम्पियर लोड पड़ रहा है। अगर उससे पहले निकाल लिया जाए तो ये नहीं बताएगा कि कितना एम्पियर लोड पड़ रहा है, यानी उससे पहले को नहीं बताएगा, उसके बाद को बताएगा, जितना इससे हो करके जाएगा उतने को बताएगा। शादी विवाह में जितना न्योता लिखा है उतना ही मान्य होगा ना कि अच्छा वो आए थे वो ही आए थे, जो धीरे से दे के चले गए उसका क्या पता। तो यहां पे नोट कराना जरूरी है, यहां पे प्रेजेंटी लगाना जरूरी है। यहां से जितना निकल के जाएगा उतने पावर को एम्पियर मीटर बताएगा कि कितना लोड मिल रहा है, कितना लोड पड़ रहा है, कितना खर्च हो रहा है। इसका यूज देखिए सबसे ज्यादा कौन लोग करते हैं, अभी देखे होंगे आटा चक्की या धान कूटने वाली मशीन, धान कूटने वाली मशीन समझते हैं ना, धान निकालने वाली, चावल, तो ये धान कूटने वाली मशीन जो होती है कभी चलाते हुए अगर आप देखे होंगे तो क्या होता है उसमें, धान कूटने वाले जिनके पास चक्की होती है ना, जब धान चलता है, मोटर चलता है, लाइट के मोटर से जब चला रहे होते हैं तो क्या करते हैं, धान के पास, मोटर के पास अपने वो जो चक्की है वहीं पे ऐसे 2 उंगली लगाए के और एम्पियर मीटर लगाए रहते हैं, उसी में देखते रहता है। अच्छा एम्पियर मीटर ठीक चला है, नॉर्मल चल रहा है तो सब कुछ ठीक है। अच्छा जैसे ही एम्पियर मीटर बढ़ता है, लोड बढ़ा, उनको समझ में आ जाता है अच्छा लोड बढ़ रहा है, एम्पियर मीटर की सुई बढ़ रही है मतलब लोड बढ़ रहा है, और लोड बढ़ रहा है का मतलब धान ज्यादा जा रहा है। तो वो क्या करते हैं कि उसको रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, धान को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। जब रोक लेते हैं ना तो धीरे धीरे क्या होता है, धान नीचे से खत्म हो जाता है, मोटर फ्री होता है तो बढ़िया स्पीड में चलने लगता है और एम्पियर मीटर भी, लोड भी कम होने लगता है। जब लोड कम होने लगता है फिर से यहां से धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा अब नॉर्मल हो गया, फिर से छोड़ना, उस पर लोड देना स्टार्ट करते हैं। यानी एम्पियर मीटर प्रेजेंट टाइम के लोड को बताता है कि आप इस समय कितना लोड दे रहे हैं, ये हमारा बताता है कौन, एम्पियर मीटर। तो वोल्ट मीटर हो गया हमारा, एम्पियर मीटर भी समझ में आ गया होगा। वोल्ट मीटर क्या कार्य करता है, बताता है कि कमरे में कितनी वोल्ट आ रही है, और एम्पियर मीटर क्या करता है, बताता है कि अगर लाइट इतनी आ रही है तो आप कितना लोड दे रहे हैं। देखिए ये भी वर्तमान समय के लोड को बताता है। क्यों देखा, हमने आपको बताया ना कि सुई ऊपर चलती है और फिर नीचे आती है, मतलब तुरंत ऊपर और नीचे आ सकती है, तो इसको ये लोड बताता है कि कितना लोड पड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर। इसके बाद देखिए ये 6वां पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, एमसीबी प्लस ईएलसीबी के साथ बोर्ड की वायरिंग, यानी एमसीबी और ईएलसीबी के साथ हम बोर्ड की वायरिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए ये है हमारा एमसीबी, एमसीबी देखिए ये 2 है ना, ये देख रहा है, दिखने में लग रहा है एक ही है ना, ये 2 होता है, ये अलग अलग होता है, इसको हम ऐसे अलग अलग लगाते हैं। तो ये 2 एमसीबी हमारा हो गया। और एमसीबी देखिए एम्पियर के हिसाब से आती है, 6 एम्पियर, 12 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, कितने एम्पियर की लगाते हैं, ये भी लोड के हिसाब से लगाते हैं कि घर में कितना लोड है तो हम कितने एम्पियर की एमसीबी लगाएं। जैसे घर में नॉर्मली पंखा, बल्ब, ये सब नॉर्मली छोटी छोटी चीजें चल रही हैं तो 6 एम्पियर की हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा अगर टुल्लू पंप, मोटर वगैरह लगा हुआ है घर में तो हम कितना लगाते हैं, 16 एम्पियर का लगा देते हैं। अगर घर में एसी वगैरह भी लगी है, ज्यादा लोड का लगा है तो उसमें हम कहां लगाते हैं, 32 एम्पियर का लगाते हैं। तो ऐसे हम एम्पियर के हिसाब से लगाते हैं एमसीबी। एमसीबी इसको समझते हैं, एमसीबी क्या होता है। सबसे पहले देखिए एमसीबी, ये हमारा एमसीबी हो गया, यहां पे हम चित्र में देखिएगा ऐसे बना रहे हैं, जबकि एमसीबी रियल में देखिए ऐसे ही है। इसमें भी तार जोड़ने के लिए ना, एक में ये 2 पॉइंट होते हैं, देखिए ऊपर से एक से इन और दूसरे से आउट करवाते हैं, किसी से इन किसी से आउट वैसे करवा सकते हैं, लेकिन सभी में ऐसा नहीं है। कुछ में तो लिखा होता है, एक तरफ लिखा होता है लाइट और एक तरफ लिखा होता है लोड। लाइट और लोड, लाइट का मतलब क्या हुआ, इसमें इन करवाया जाएगा, इसमें लाइट दिया जाएगा, और लोड का मतलब क्या हुआ, लोड दिया जाएगा, यानी यहां से आउट करवाया जाएगा, यानी यहां से घर में जाएगा। तो 2 पॉइंट हो गए, लाइट और लोड। और तार जोड़ने के लिए इसमें क्या है, 2 पॉइंट है। हम यहां पे 2 भी हो सकता है, देखिए 2 भी हो सकता है, लेकिन यहां पर एक ही लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अच्छा चलिए 2 लगाते हैं यहाँ पे, और 2 ये लग गया, और यानी कि ऐसे ये दोनों वाला पॉइंट है, ये दोनों एक साथ सटा करके ऐसे लगा दिया गया, तो 2 हो गया। और तार जोड़ने के लिए इसमें बीच में ऐसे पॉइंटर है, समझिएगा, ये पॉइंटर है ना, ये बीच में, इसको हम ऐसे ऊपर उठाते हैं, ये ऑन ऑफ करने वाला जो पॉइंटर है, ये हो गया। और तार जोड़ने के लिए दोनों में 2-2 पॉइंट है, ऐसे एक 2 ऊपर ऊपर है और एक नीचे है, इस प्रकार से है। ये है क्या, एमसीबी, मेन सर्किट ब्रेकर, या फिर इसको बोलते हैं ऐसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर।
अब समझिए इसको, ये क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी। ये कार्य क्या करता है, ये शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट करता है। मतलब अगर एकाएक यहां से अगर हम वायरिंग किए हैं इसके साथ और पूरे घर में लाइट जा रही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही एकाएक अगर घर में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तुरंत ही सप्लाई को कट कर देगा। समझिए आदमी से ज्यादा सतर्क रहेगा ये कि घर में शॉर्ट हो रहा है और सप्लाई यहां से कट कर दे रहा है। और कट कैसे करेगा, ये भी नहीं कि उड़ जाएगा खराब हो जाएगा, कुछ नहीं, ये जो ऐसे ना ऊपर वाला खटका ये पॉइंटर है, बस ये क्या करेगा, ऐसे नीचे गिर जाएगा और गिरते ही पूरे घर की लाइट कट जाएगी। तो एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या मेन सर्किट ब्रेकर, यानी लाइट अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होती है तो मेन सर्किट को ब्रेक कर देगा। देखिए किसी भी उपकरण का नाम, अगर नाम को विस्तृत समझेंगे ना आपको उसका कार्य समझ में आ जाएगा कि करता क्या है। मेन सर्किट ब्रेकर यानी मेन सर्किट को ब्रेक करेगा। कब करेगा, शॉर्ट सर्किट होने पे मेन सर्किट को ब्रेक कर देगा, यानी मेन सप्लाई को ही ब्रेक कर देगा, यानी मेन सप्लाई को ही रोक देगा। और क्यों रोकेगा, जब कहीं शॉर्ट सर्किट होगी तो सप्लाई को कट कर देगा। अगर कनेक्शन की बात करें, न्यूट्रल और फेज के साथ इसकी वायरिंग की बात करें तो एक में न्यूट्रल दे दीजिए और एक में फेज दे दीजिए, बस एक में न्यूट्रल और एक में फेज दे दिया हमने ऊपर ऊपर, और नीचे से क्या करते हैं, चलिए हम इसको क्या करते हैं, आउट करा लेते हैं। यहां से लेके जाइए पूरे घर की वायरिंग करिए, क्या हुआ, सब कुछ सही है, बढ़िया से काम करेगा। जहां न्यूट्रल दिए उससे न्यूट्रल आउट होगा और जिसमें फेज दिए उससे फेज आउट होगा, और पूरे घर की वायरिंग करिए। तो एमसीबी का कार्य क्या होता है, मेन सर्किट को ब्रेक करना। कब ब्रेक करना, जब कहीं शॉर्ट सर्किट होती है तब, यानी एमसीबी का कार्य होता है सप्लाई को कट करना शॉर्ट सर्किट होने पे। हाँ, लाइट और लोड की बात हमने बता दिया आपको कि किधर से इन और किधर से आउट करवाना है। कुछ में ऊपर से इन करवा के नीचे से आउट करवाते हैं और कुछ में नीचे से इन करवा के ऊपर से आउट करवाते हैं। जिसमें नहीं कुछ लिखा है उसमें आप कहीं से भी इन और आउट करवा सकते हैं, उससे भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा एमसीबी का पॉइंटर, समझ में आ गया होगा। एमसीबी के बाद अगला पार्ट हमारा है ईएलसीबी। क्या है, ईएलसीबी। ईएलसीबी का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक कर देगा। मतलब समझिए ईएलसीबी, देखिए कनेक्शन ऐसे ही है, बनावट भी ऐसे ही है, देखने में भी ऐसे ही है। हाँ, रेट में डिफरेंस है। रेट में क्या है, अभी हम एमसीबी मार्केट में खरीदने जाएं जो अभी हम आपको दिखा रहे थे तो उसका रेट है 100 रुपया, 120 रुपया, 30 रुपया। जितना कम एम्पियर की लेते हैं ना उतना महंगी मिलती है, जितने ज्यादा एम्पियर के लेते हैं उतना सस्ती मिलती है। तो ये एम्पियर मीटर क्या है, ये एमसीबी का है। उसके बाद ईएलसीबी का जो रेट है ना मिनिमम 1500 से, हमारे यहाँ तो स्टार्टिंग है इसकी 1500 के बाद स्टार्टिंग, लेकिन काम भी तो अलग है ना। वो शॉर्ट सर्किट को कट करता है, ये किसी व्यक्ति की जान बचाता है। अगर किसी व्यक्ति को ईएलसीबी लगा हुआ है, किसी व्यक्ति को कहीं पे अगर करंट मारता है, जैसे ही करंट मारेगा तुरंत सप्लाई को कट कर देगा। अब सोचिए ये भी कलाकार है कितना, कि किसी को करंट मार रहा है तो ये सप्लाई वहां से कट कर दे रहा है। यानी आदमी से ज्यादा सतर्क रह रहा है हमेशा कि जैसे ही किसी ने टच किया सप्लाई कट हो गई। कैसे काम करता है देखिए, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, नाम से समझ में आ गया ना, ईएलसीबी यानी अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक कर देता है। मतलब समझिए जब किसी व्यक्ति को, जैसे आगे ये घर में लाइट गई है, यहां से किसी को करंट मारता है तो सप्लाई यहां ये क्यों कट करता है, आखिर इसको कैसे पता चलता है कि हाँ किसी को करंट मार रहा है। देखिए इसको करंट मारना नहीं पता चलता, इसको क्या कोई यहां से फोन करके बताता अच्छा सप्लाई को कट करो भैया, फोन भी उतना तेज काम नहीं करेगा जितना तेज ये कट करता है। ये क्या होता है कि कहीं पे इसको अगर आउटपुट में अर्थ मिला कहीं से, जानते हैं जब मनुष्य लाइट को टच करता है ना, किसी करंट को जब मनुष्य टच करता है उसके शरीर से अर्थ मिलता है। हमारे शरीर में पानी की मात्रा होती है ना, उसके शरीर से अर्थ मिलता है और जैसे ही से अर्थ मिला सप्लाई को कट कर देगा। मतलब अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक करता है, यानी इधर कहीं अर्थ अगर लीक हुआ तो सप्लाई को कट कर देगा। जैसे मान लीजिए इधर ईएलसीबी के साथ वायरिंग की हुई है और ये तार क्या है, कहीं घर की दीवार जो है वो भीगी हुई है, नमी हुई है, उसमें नमी है, भीगी है, और ये जो तार है कहीं से कटा हुआ है और उस दीवार में टच कर रहा है, तो क्या होगा, अगर ईएलसीबी नहीं लगी होगी तो क्या होगा, दीवार में करंट आएगा, नमी है, भीगी है तो करंट आएगा ना। लेकिन अगर ईएलसीबी लगी है इस सप्लाई को कट कर देगा। इसको तो लगेगा अरे किसी को तो करंट मार रहा है, लेकिन करंट तो नहीं ना मार रहा है, वो क्या हुआ, कहीं से अर्थ लीक हुआ, तो अर्थ कहीं से भी लीक होगा ये सप्लाई को कट कर देगा। इसका बस मेन काम यही है कि अर्थ के लीक होने पे सप्लाई को ब्रेक कर देना, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ईएलसीबी, ये होता है हमारा ईएलसीबी।
एमसीबी। उसके बाद देखिए अब हमारा ये देखिए वायरिंग का जो नियम था और नॉर्मली वायरिंग था ये हमारा खत्म हो चुका है। इन वायरिंगों का प्रैक्टिकल की वीडियो हम थोड़ी सी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ये जितने भी वायरिंग बनाए ना स्विच सॉकेट यानी छोटी वीडियो देंगे, उसमें क्या है कि सभी वायरिंग का नियम, ये वायरिंग के तीनों नियम को प्रैक्टिकल के साथ समझा देंगे। सामान्य बोर्ड की वायरिंग उसमें बना देंगे, फ्यूज इंडिकेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग का प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, और वोल्ट मीटर प्लस एम्पियर मीटर के साथ की वायरिंग का भी प्रैक्टिकल करेंगे, एमसीबी वगैरह का भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो इस हिसाब से टोटल प्रैक्टिकल की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।